हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें से हम लोग 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए सीटेट के, तो उन सभी के हम लोगों को जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्लास 1 to 5 वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमारा सब्जेक्ट था CDP वाला पार्ट जो है। तो आज हम लोग यहाँ पे 21 सितंबर 2014 का जो है पेपर सॉल्व करेंगे, CDP का जो है क्लास 1 to 5 का, जिसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और जो लोग इंटरेस्टेड है पिछले वीडियो में, तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। और अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या फिर डेविड वेसलर। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या फिर सीखने का आकलन। तो एक शिक्षक है जो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। क्या करता है? और उसे पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है। मतलब पढ़ने के बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है? तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे डिफिनीशन में बताया गया है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, अथवा सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा कक्ष में जेंडर या फिर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में जो जेंडर या फिर लिंग विभेद जो होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो एक शिक्षक को जो है कक्षा में कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही सही व धारा प्रवाह बोलना से, जानना समझना व लिखना से, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना से, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना से। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार व वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है वह संबंधित होता है आनुवांशिकी एवं वातावरण से, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवांशिकी संरचना जो है पोषण से संबंधित है। आनुवांशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा आनुवांशिकी संरचना पोषण से संबंधित, इसके पहले होगा प्रकृति तथा पोषण से संबंधित है। किससे? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे होगा आनुवांशिकी संरचना प्रकृति तथा पोषण से संबंधित है।
मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। मानव विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट याद रखने, जैसे कि मानव विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। व्यक्ति के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से अंग का विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। तो यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी हो जाएंगे सार्वजनिक पुस्तकालय। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहाँ व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ या फिर मजबूत बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा ज़्यादा बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए संज्ञानात्मक विकास को डेवलप करने के लिए एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या फिर चाक्षुष। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चाक्षुष जो है सीखने की शैली का एक एग्जाम्पल है। अब कैसे सीखने की शैली का एग्जाम्पल है यह हम लोग देखते हैं। चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हों, इस प्रकार सीखने के एक उत्तम उदाहरण है। चाक्षुष शैली हो सकता है बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डैश दिया गया, यहाँ पे हमें भरना है कि प्रेरणाएं, कौन सी प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं? भावात्मक प्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुखी प्रेरणाएं, सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी प्रेरणाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या है? अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता या फिर अप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है व्यक्ति को और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या है? वह अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करेगा? तो वह है अर्थपूर्ण संबंध। क्या है? अर्थपूर्ण संबंध। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या? अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को
से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? समझ, सृजन, विश्लेषण या फिर स्मरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अब जैसे कि बताया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित यहाँ पे समानुभूति देना। अब जैसे कि बताया गया है, समानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, स्क्रीनिंग परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर अक्षमता परीक्षण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण द्वारा। जो व्यक्ति में कुछ भी चीज़ें जो कमियां होती हैं व्यक्ति में, जैसे कि सीखने की कमियां है या फिर अन्य जो कमियां हैं, तो उनका जो परीक्षण से पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण से पता लगाया जाता है कमियों का। और जब कमियों का पता चल जाता है तब फिर क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है, उपचारात्मक उसका निदान किया जाता है। जैसे कि बताया गया है, निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति के विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। अगला प्रश्न है, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है सारी चीजें अपसारी चिंतन के साथ। अब यहाँ पे बताया गया है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए जाते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो यह हो सकता है प्रचार वाक्य समावेशी शिक्षा के लिए। किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यह समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य है जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिर चाहे बच्चा समर्थ हो या नहीं, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है समावेशी शिक्षा के अनुसार। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या फिर पुरस्कार या प्रेरक। तो यहाँ पे जो है आवश्यकता है, अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे कि बताया गया है, जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो आवश्यकता प्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग मिलाई जा सकती है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि यहाँ पे जो है स्टर्नबर्ग की त्रिस्तरीय बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कि बताया गया है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं। कौन कौन से? व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? जैसे कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बच्चा आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, कुल मिलाकर जब, तो यह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर की, इंद्रिय जनक गामक स्तर की, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर की या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर की। तो यह विशेषता होती है इंद्रिय जनक
या फिर इंद्रिय जनित गामक स्तर की। इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। अब जैसे कि जो 4 अवस्थाएं हैं, तो पियाजे के अनुसार जैसे पहली अवस्था थी इंद्रिय गामक या फिर संवेदी गामक, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक स्तर और चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। और इन सभी की एज जैसे कि जो इंद्रिय गामक स्तर पहली अवस्था, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष, और 11 वर्ष प्लस जो है उसकी एज हो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है 11 वर्ष से अधिक का बच्चा जो भी आता है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा से यह तात्पर्य है कि मतलब कौन से पहलू के बारे में जो है वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। तो जैविक के बारे में वाइगोत्स्की ने नहीं बताया था। यह विशेषता थी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। जैसे कि सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक, वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चा होता है संस्कृति से, भाषा से और समाज के द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। उसके बाद ऑप्शन है डी नंबर, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें ऐसा आंसर देना है कि ये कोई भी मतलब जो ऑप्शन दिए गए कोई भी मतलब भेदभाव को बढ़ावा न दे, लिंग भेदभाव को बढ़ावा न दे। तो इसके अनुसार जो है छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। जैसे लड़के अच्छे हैं मतलब गणित में, तो वैसे ही जो उनकी उम्र, जैसे कि 8 साल का बच्चा जो गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो 8 साल की लड़की भी उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगी। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो है सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत वाले, समस्या समाधान वाले या फिर अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न संबंधित है विश्लेषणात्मक से। किस प्रकार के प्रश्न संबंध है, विश्लेषणात्मक से। अब जैसे कि बताया गया है, ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का नाश किससे संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिसलेक्सिया से। तो यह संबंधित है डिसलेक्सिया से। किस प्रकार से संबंधित है, डिसलेक्सिया क्या है, एक प्रकार का पठन विकार होता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में समर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टी क्रम में भी लिखता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहायता नहीं लेती है, मतलब ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से या फिर विस्मांग नैतिकता से। तो यह संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। किससे, सहयोग की नैतिकता से। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति है। पियाजे के अनुसार सहयोग पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं,
तो सी ऑप्शन उसके अनुसार सही हो जाएगा। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं? स्वामित्व की भावना रखते हैं। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, जब शिक्षक में स्वामित्व की भावना आती है तो उसमें स्वयं जिम्मेदार होने की भावना स्वतः ही आ जाती है। इस प्रकार विद्यालय आधारित आकलन में अध्यापक में स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे उचित विकल्प यहाँ पे है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। और क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब जैसे कि बताया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे पहले वह किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है, वह उसके बाद सीखना शुरू करता है। मतलब किसी को वह मॉडल के रूप में देखता है, मॉडल के रूप में समझता है, फिर उसके बाद वह सीखना स्टार्ट करता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? यह विचार दिया गया था ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के द्वारा, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के द्वारा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा। तो सिद्धांत चित्र जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है पिछले क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पे जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और कितने मुख्य नियम बताए थे? तो 5 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा।